आयत क्या है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले बेसिक। लेकिन एक आपको छोटी सी चीज बता दूं, देखो क्या है। जैसे अगर मैं आपको कहूं, जैसे यूं समझो आप, ये एक गली है। यूं समझो आपका जो घर है, तो आपके घर के वहां जो ये गली जा रही है, ये गली है। ठीक है, वहां पर एक मकान बना हुआ है यहां से। तो ये मकान बना हुआ है एक। ठीक है, इसी तरह से आगे और मकान बने हुए हैं, तो इसके जस्ट सामने की तरफ और ले लेता हूं मैं, एक मकान ये बना हुआ है। ठीक है, और एक मकान यहां से ले लेते हैं हम, कि एक मकान यहां से ये बना हुआ है। इस तरह से दो तीन मकान ले लेते हैं। तो यहां से एक मकान और बना लेते हैं, यहां से ये ले लेते हैं, ये मकान है। अब देखो, ये यहां से आप रास्ते से जा रहे हो। अब ये मकान जो है, इसके थोड़ी सी मैं डायमेंशन लिख देता हूं। तो यहां से मान लो ये है रोड पे फ्रंट इसका, रोड पे यहां गेट लगा हुआ इधर, तो यहां गेट है तो ये इसका फ्रंट हो गया। तो यहां से फ्रंट मान लो जैसे 20 फीट है, ये 20 फीट है, तो यहां से ले लेते हैं ये 30 फीट है। ठीक है, अब यहां से ये जो घर है, ये देखो इसके घर के यहां से यहां तक देखो फ्रंट कितना बड़ा है। तो इसका फ्रंट मान लेते हैं ये 50 है, ये 50 है। ये टोटल 30 था, तो इसको हम कर देते हैं ये 25 है। तो फ्रंट यहां से जो फ्रंट है वो 50 है, और बैक साइड में पीछे कितना है, 25 है। फिर आते हैं यहां पर देख लो, ये जो है ये 20 से भी कम है, तो इसका मतलब इसको ले लेते हैं हम 15 ले लेते हैं, ये 15 हो गया। और इधर जो लंबाई है इसको हम ले लेते हैं मान लो 40 है, तो ये 40 हो गई यहां से यहां। तो ठीक है, तो यहां से यहां 40, तो ये भी ये सेम है 40, तो ये भी क्या हुआ, सेम 40 का 40 है। ठीक है, अब ये टोटल 50 है, ये थोड़ा सा उससे कम है, तो इसको हम 40 ले लेते हैं यहां पर, तो ये हो गया 40। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से जाके इस चीजों को सीखेंगे कि चीजें है क्या है, आयत होता है क्या है, वहां से सिखाऊंगा आपको। ठीक है, अब देखिए, यहां से आप जब जा रहे हो तो एक चीज बताओ मुझे, इस घर की लंबाई कितनी है। ठीक है, अब ये गणित में मत घुस जाना, रियल लाइफ में आओ। जब आप यहां से इस गली से जा रहे हो, उस समय आपको ये डिजाइन, ये जो घर दिख रहा है, मान लो प्लॉट है, घर है, जो भी है, ठीक है, बताओ इस घर की लंबाई कितनी है। तो आप क्या बोलोगे कि यहां से मैं देख रहा हूं तो घर तो 20 फीट चौड़ा है। क्या बोलेंगे हम, घर 20 फीट चौड़ा है और घर 30 फीट लंबा है। तो हम क्या बोलते हैं, ये लंबाई है घर की, क्योंकि ये तो घर की चौड़ाई हुई, फ्रंट का मतलब तो चौड़ाई हुई। इसका मतलब है इस घर की यहां से अगर मैं लंबाई चौड़ाई की बात करूं, तो इस घर की लंबाई चौड़ाई की बात करें, ये कितना है 20 और ये कितना है 30। तो इसको हमने क्या बोला, घर की ये क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, और ये घर की क्या है, लंबाई है। क्लियर। अब थोड़ा सा और आगे गए और एक बड़ा सा घर नजर आया यहां पर, तो उस घर की चौड़ाई देखो कितनी है, 50 है। तो इसका मतलब इस घर की ये है चौड़ाई, और ये चौड़ाई घर की कितनी है, 50 है। अब देखिए घर का बैक साइड में देखो, इधर पीछे की साइड में, तो पीछे की साइड में ये क्या है, उस घर की लंबाई है। तो उस घर की लंबाई के पीछे लंबा कितना है, तो घर यहां से देखा जाए तो लंबा है 25 फीट, और यहां से चौड़ा कितना है, यहां पर 50 फीट। ठीक है, उसके बाद अपोजिट इस तरफ जो घर दिख रहा वो देखो, इस घर में देखा जाए तो ये है इसकी घर की चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी है, यहां से 15 फीट, और यहां से ये है उस घर की लंबाई कितनी हो गई, 40 फीट। ठीक है, और लास्ट में ये वाला, इस घर की ये है चौड़ाई और ये है लंबाई। अब आपको क्या बताना है वो पॉइंट, कि आपको क्या समझाना है मुझे। तो पॉइंट ये है कि अक्सर आप देखोगे, हमें अक्सर सिखाया जाता है कि बड़ी वाली जो है वो लंबाई होती है और छोटी वाली जो है वो चौड़ाई होती है। अक्सर ये बोला जाता है, और बहुत सारे मानते भी यही है, सही बात है, क्योंकि हमें पढ़ाई यही जाता है। लेकिन ऐसा कहीं पर भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि बड़ी वाली ही लंबाई होती है। ऐसा कोई कानून पास नहीं हुआ है कि बड़ी वाली ही लंबाई हो। ठीक है, तो इसका मतलब याद रखना, आपके सामने ये देखो, यहां पर ये है लंबाई, तो लंबाई कितना है यहां पर 30, और चौड़ाई कितनी है 20, तो चौड़ाई छोटी है, लंबाई बड़ी है। लेकिन जैसे आप यहां पर देखो, यहां कितना लिखा है 50, ये चौड़ाई 50 है और लंबाई कितनी है, लंबाई तो सिर्फ 25 है। तो इसका मतलब है चौड़ाई 50 है और ये कितनी लंबाई 25 ही है, तो इसका मतलब चौड़ाई बड़ी हो गई, लंबाई कम हो गई। तो इसका मतलब है लंबाई बड़ी भी हो सकती है और लंबाई छोटी भी हो सकती है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या चल रहा है। अदरवाइज हम ये मानते हैं कि बड़ी वाली लंबाई है, अदरवाइज दोनों में से हो कोई भी सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर यहां से देखें हम, तो ये भी वही बात हो गई। अब इस पॉइंट पे आओ, ये सबसे मायने रखता है, ये पॉइंट समझना। यहां से ये है लेंथ बी, और ये सॉरी एल, और ये है बी। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। अब आप एक चीज देखो, यहां से इसका फ्रंट जो है, फ्रंट कितना है 40, और बैक कितना है, लंबाई कितनी है, वो भी 40 है। तो अगर ये प्लॉट पड़ा, मान लो घर नहीं बना, प्लॉट पड़ा है, तो ये प्लॉट वाला क्या बोलेगा, इस घर का जो प्लॉट है, इससे हम पूछें भाई तुम्हारे प्लॉट की साइज क्या है, आकार क्या प्लॉट का, तो क्या बोलेगा वो, 40 बाई 40। अक्सर आपने सुना होगा रियल लाइफ में, मार्केट में हम यही सुनते हैं कि क्या बोला जाता है, 40 बाई 40। अब आता हूं पॉइंट पे कि भाई अगर इसकी लंबाई भी सेम है, चौड़ाई भी वही है जितनी लंबाई है, अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम हो, तो क्या हम उसे आयत कहते हैं क्या।
अगर लंबाई चौड़ाई दोनों सेम हो तो उसे हम आयत कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं, उसको हम नया नाम दे देंगे स्क्वायर। क्या नाम देंगे? स्क्वायर। क्यों? क्योंकि भाई जब ये भी सेम है, ये और ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये चारों ही सेम है। और जब चारों सेम ही है तो लंबाई अलग नाम क्यों देना और चौड़ाई अलग नाम क्यों देना? जब सब सेम ही है तो अलग अलग नाम क्यों दें? इसलिए हम इसका नाम क्या देंगे? साइड भुजा। क्या बोलेंगे? भुजा। तो ये इसका नाम भुजा कर दिया। क्यों किया है? समझना बात को। क्यों बोला? क्योंकि लंबाई और चौड़ाई सेम सेम है, तो जब सेम ही है तो हम अलग अलग नाम क्यों दें? इसको लंबाई क्यों बोले और उसको चौड़ाई क्यों बोले? इसलिए उसका नाम क्या कर दिया? भुजा कर दिया। लेकिन रियल लाइफ में, हमारी जिंदगी में कभी भी वर्ग होता ही नहीं है। रियल लाइफ में हम वर्ग बोलते ही नहीं है। रियल लाइफ में हम हमेशा रेक्टेंगल, आयत ही बोलते हैं। कैसे? मैं समझाता हूं आपको। घर पे अगर आपके टाइल्स लगी हुई हो या खिड़की जो है, उस खिड़की पर मान लो अगर गेट लगवाना हो या जाली लगवाने हो, जो भी है, अगर घर पे टाइल्स हो तो मानो कि आप टाइल्स 2x2 की है, तो हम दुकान पे जब जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि 2x2 की टाइल्स बताओ। अगर बाथरूम है तो 1x1 के टाइल्स बताओ, यही बोलते हैं। 1x1, 2x2 की। कभी ऐसा आपने बोला है कि भाई साहब ऐसी टाइल्स बताना जिसकी भुजा 2 फीट हो? क्या ऐसा कभी बोलते हैं? हम नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में जो है हम वर्ग को क्या है? आयत ही मानते हैं। तो एक वर्ग जो है वो हमेशा आयत होता है, एक स्क्वायर हमेशा रेक्टेंगल होता है। क्यों? क्योंकि आयत किसे कहते हैं? एक ऐसी डिजाइन, एक ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं सेम हो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जैसे आमने सामने की भुजाएं सेम हो, तो भाई देखो आमने सामने की भुजाएं सेम है या नहीं? ये 40 है, वो भी 40 है, उधर कितना 40 है, ये भी 40 है। आमने सामने सेम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। चारों बराबर है, हमें उससे मतलब नहीं है। आमने सामने सेम है या नहीं? आमने सामने सेम है। इसका मतलब एक वर्ग जो होता है, वो स्क्वायर जो है, वो हमेशा आयत होता है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि ये वाला जो है, इधर है 20 और उधर है 30, क्या ये स्क्वायर है क्या? क्या हम इसको वर्ग बोल सकते हैं क्या? स्क्वायर बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब दो लाइन यहां से प्रूव होती है, और वो लाइन क्या है? एक वर्ग जो होता है स्क्वायर, एक स्क्वायर हमेशा वर्ग आयत होता है, एक स्क्वायर हमेशा रेक्टेंगल होता है। हां जी, बिल्कुल होता है। ठीक है। अगर मैं सेकंड लिखूं, क्या एक आयत जो है, क्या वो आयत वर्ग होता है क्या? तो एक रेक्टेंगल जो है, क्या वो स्क्वायर होता है क्या? तो एक रेक्टेंगल स्क्वायर होता है? जी नहीं। तो याद रखें आप कि हम इसके बाद जो सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्क्वायर, और स्क्वायर कुछ और नहीं है, आयत ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां कहीं आप लंबाई लिखिए, ये हम जो लंबाई लिखेंगे अभी, वहां पर नाम चेंज करेंगे, सिर्फ भुजा, सिर्फ नाम चेंज होगा, बाकी सारे फॉर्मूले इसी टॉपिक के ही लगेंगे। आई बात समझ में? तो जैसे आप एक एग्जांपल बताता हूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा। तो भाई हुआ है क्या है? लंबाई का नाम भुजा, ठीक है, जो लेंथ है उसका नाम साइड, और चौड़ाई जो है उसका नाम भी क्या कर दिया? भुजा ही तो कर दिया है। मतलब वर्ग के सारे फॉर्मूले इन भाई साहब के यहीं से जाएंगे। तो इसलिए आयत के फॉर्मूले में एक एक फॉर्मूला आपको पहले समझा रहा हूं, सवाल हम बाद में करेंगे। पहले एक एक फॉर्मूला समझाता हूं बना कैसे है, ठीक है, ताकि आगे दो टॉपिक का हमारा काम हो जाएगा। डन? चलो शुरू करते हैं। तो यहां से लिखा है रेक्टेंगल क्या होता है। यहां पर अगर बात करें तो अभी जस्ट आपको थोड़ी सी डिटेल मैंने बताई दी है, दूसरा और, अब दूसरी डिटेल और देखो क्या है। तो यहां से यूं समझो कि ये है हमारा प्लॉट, ठीक है। अब हमारा ये है प्लॉट, अगर मुझे इसका निकालना क्षेत्रफल कितना है तो हम कहां से लेते हैं और क्यों लेते हैं? तो यहां से हर एक एंगल, एक ऐसी आकृति जिसका हर एक कोना जो है वो कितना हो? 90 डिग्री का हो, और आमने सामने के साइड्स जो है वो भुजाएं बराबर हो, वो कहलाता है आयत या रेक्टेंगल। ठीक है। अब इसका एरिया ये सब क्या होता है? तो एरिया मतलब भाई यहां मैं खड़ा हूं, अगर इधर से इधर 20 फीट जमीन मेरी है, तो अगर 20 फीट जमीन मेरी है तो यहां तक, जब तक मैं इधर मान लो, चलो 40 फीट मान लो, जब तक मैं 40 फीट उधर जाता रहूंगा, मेरी 20-20 फीट मेरी जमीन ही रहेगी, जब तक कि मेरी लंबाई खत्म नहीं हो जाए। मतलब उधर जा रहा हूं, 40 फीट मेरी जमीन है, तो इधर 20-20 फीट मेरी रहेगी और उधर 40 फीट तक है। मतलब कहने का मतलब है कि यहां से इधर और यहां से इधर तक ये पूरा एरिया मेरा है।
क्योंकि इतना एरिया यहां से मैं इसको पकड़ के लेके चलता रहूंगा ऐसे कि भाई ये सब मेरा है, ये सब मेरा, ये सब मेरा, ऐसे इस तरह से। तो ये सब मेरा है तो इसका मतलब पूरा एक और कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लंबाई जो है वो लंबाई यहां से शुरू होकर यहां तक जाएगी और चौड़ाई यहां से यहां तक जाएगी। तो हम इस नीचे जो है बेस, इस बेस को हम क्या बोलेंगे, लंबाई, लेंथ, ठीक है। और यहां से इस वाले को हम बोलेंगे चौड़ाई, ठीक है, ब्रेथ का बी। तो ये हो जाएगा एल और वो हो जाएगा बी। क्लियर। अब हम एक एक फॉर्मूला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया क्या होता है? तो सबसे पहले एरिया सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि इसका एरिया, एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू बी। तो ये हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। क्लियर। सेकंड है, अच्छा दूसरा एक और ध्यान ना, बहुत छोटी छोटी चीजें है, ये भी ध्यान रखें, जल्दबाजी नहीं हो जाए। कैसे? जैसे लंबाई मान लो अगर 4 मीटर है और चौड़ाई है मान लो 2 मीटर है, तो 4 मीटर लेंथ और चौड़ाई जो है वो कितने है, 2 मीटर है। तो इसको मल्टीप्लाई करते समय हम क्या करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ नंबर का। तो 4 2 का मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 8 हो गया। लेकिन अक्सर हम इनका मल्टीप्लाई कभी नहीं करते हैं। बस बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी हैं जिनको पता भी नहीं होता कि इनका मल्टीप्लाई भी होता है क्या। और यहां से बहुत सारे ऐसे भी जो रटा मार के भी जाते हैं। तो देखो, अगर नहीं पता है, जिन्होंने पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है उनके लिए, अगर ये मीटर है और ये मीटर है तो मीटर का मीटर से मल्टीप्लाई होगा। और ये बेसिक मैथ्स है, बेसिक मैथ्स में आप सब ने पढ़ रखा होगा कि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, राइट, सबने पढ़ा है। तो सेम चीज वही है, ये भी तो एबीसीडी में से ही है। तो मीटर इंटू मीटर, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर का स्क्वायर। और हिंदी में बोले तो हिंदी में बोले तो क्या है, स्क्वायर को क्या बोलते हैं, वर्ग। और ये एम का मतलब है मीटर, मतलब हुआ 8 वर्ग मीटर। तो याद रखें, एरिया किसी का भी हो, क्षेत्रफल किसी का भी हो, हमेशा क्षेत्रफल में दो भुजाओं का गुणा होता है। अगर दो भुजा नहीं है तो एक को दो बार लिखकर हम गुणा करेंगे, लेकिन क्षेत्रफल का मतलब है दो साइड का गुणा होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताता हूं मैं आपको एक और। यहां पर एक है सर्कल, सर्कल वृत्त है, ठीक है, ये सर्कल है वृत्त। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई तो क्या है, फिक्स है, लेकिन देखो आर का क्या है, स्क्वायर है, इसका मतलब आर मल्टीप्लाई आर हुआ है। अगर ये स्क्वायर होता तो स्क्वायर है, ये स्क्वायर, तो अगर स्क्वायर है तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया जो होगा वो होगा साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड, मतलब भुजा इंटू भुजा, बोले तो भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल किसी का भी हो, हमेशा दो भुजा का गुणा होता है, इसलिए हमेशा यहां पर स्क्वायर आएगा, या फिर हिंदी में कहूं तो हमेशा ये वर्ग लिखा हुआ आएगा। ये उपाधि सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रहेगी, क्षेत्रफल के लिए, और किसी के लिए वर्ग का नाम नहीं आता है, सिर्फ क्षेत्रफल के लिए आएगा। चाहे वो क्षेत्रफल कोई भी हो, हम 3D में भी पढ़ेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कोई भी हो, लेकिन ये है कि फिक्स है कि वर्ग आएगा ही आएगा पीछे। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, पेरीमीटर, सबसे शानदार वाला, सबसे शानदार ये है पेरीमीटर। क्यों? क्योंकि ये सवाल में बहुत आएगा, इसलिए जब भी ये क्वेश्चन करोगे कहीं न कहीं पेरीमीटर का नाम आता रहेगा। और मैं आपको यहां पर एक नई चीज सिखा रहा हूं, वो जरूर सीखना। अब क्या है, सबसे पहले चलते हैं पेरीमीटर होता है क्या है, ठीक है। तो यहां पर हिंदी में क्या लिखा, परी, और फिर क्या लिखा है, माप। अब परी क्या है, तो परी को तो आप सब जानते हो, कौन है परी, ठीक है, परी को जानते हो। और फिर क्या है, माप, मतलब मापना। हिंदी में बोले तो परी का मतलब क्या है, चारों ओर को मापना, वो हो गया परिमाप, ठीक है। तो परिमाप क्या है, तो देखो यहां से ये हो गया रेक्टेंगल, आयत। अब मुझे इसके यहां से चारों भुजाएं, तो परिमाप का मतलब क्या है, अच्छा परिमाप को हिंदी में और क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको परिमिति भी बोलते हैं। इंग्लिश में तो पेरीमीटर ही है, लेकिन इसको परिमिति भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा मैं अपनी भाषा में बोलूं तो इसको हम और बोलेंगे बाउंड्री। जैसे खेत की बाउंड्री हो गई, बाढ़ लगानी हो तो बाढ़ हो गई, वो सब क्या है, वो परिमाप को शो करते हैं। तो बाउंड्री या परिमाप या परिमिति। और अगर कहूं तो सीधा सा ये है कि जितनी भी भुजाएं हैं उन सभी भुजाओं का योग, जितनी भी भुजाएं हैं उन सभी भुजाओं का योग, वो कहलाता है पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। अब आता है यहां से, देखो यहां पर है ये लंबाई, यहां पर है ये लंबाई, यहां पर है चौड़ाई और यहां पर है चौड़ाई। अब सभी भुजाओं को अगर जोड़ेंगे तो सभी भुजाओं को जोड़ेंगे तो 2 टाइम तो हो गई, 2 बार तो लंबाई हो गई और 2 ही बार क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। अब 2 यहां से हम कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन ले तो अंदर क्या आएगा, l प्लस बी आएगा, ठीक है। और हिंदी में लिखे तो 2, और ये हो गया यहां से l का मतलब लंबाई और b का मतलब क्या हो गया, चौड़ाई।
क्लियर। अब आते हैं, ये जो है ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया परिमाप पेरीमीटर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। आप में से पढ़ने वाले 90% या 99% बच्चे यही बोलेंगे, दो लंबाई इंटू चौड़ाई, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। ठीक है, फिर कुछ सोचेंगे, अरे पूछ रहे थे ब्रैकेट बोलना होगा शायद, कि 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ऐसा बोलेंगे। मैं आपको बोल रहा हूं कि कभी भी पेरीमीटर पढ़ो ना, तो इसको ये मत सोचो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, इसको रिवर्स में बोलो। भाई पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है ना, तो जब पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है तो पहले ब्रैकेट का नाम बोला करो। बोले तो लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना होता है पेरीमीटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ मैं समझ रहा हूं आपकी बात, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे सवाल में बहुत फर्क पड़ेगा। बोलने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, दो लंबाई प्लस चौड़ाई बोलो या लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना बोलो, अब कैसे फर्क पड़ेगा मैं समझाता हूं आपको। देखो मैं यहां पर सवाल में ले लेता हूं, मान लो ये 30 है, ठीक है, और ये ले लेते हैं हम 20 है, तो ये 30 है तो ये भी कितना हुआ 30, ये 20 है तो ये भी कितना हुआ 20, तो पेरीमीटर कितना हुआ, तो पेरीमीटर हो गया टोटल 30 और 20, लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल, तो 30 और 20 50, 50 का डबल कितना हुआ 100। ठीक है, वरना बहुत सारे क्या करेंगे, लिखेंगे 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 लिखेंगे फिर लंबाई प्लस चौड़ाई लिखेंगे, तो ऐसा मत करो, लंबाई प्लस चौड़ाई 50, 50 का डबल कितना हुआ 100। अब देखो एक सवाल है जिसके अंदर पेरीमीटर आपको गिवन है, मान लो कि पेरीमीटर गिवन है 100 है, तो यहां पर हुआ 2 और ये है लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ऐसा समझो परिमाप दे रखा गिवन है पहले से ही। अब हम क्या करते हैं, हम यहां से 2 को इधर भेजेंगे, तो 2 इधर भेजेंगे, तो 2 यहां क्या है मल्टीप्लाई गुणा में है, वो इधर आएगा तो इधर आएगा तो कहां जाएगा, नीचे जाएगा अपॉन में, तो अपॉन में जाएगा कितना 2 आया, इधर सामने क्या है एल प्लस बी है। ठीक है, एल प्लस बी हो गया। अब मैं 2 से इसको कट करूंगा, कितना आया 50 आया, तो 50 किसका आंसर आया है, 50 आंसर आया है एल प्लस बी का, तो 50 आंसर आया है लंबाई प्लस चौड़ाई का, तो लंबाई प्लस चौड़ाई का आंसर कितना हुआ 50 हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो बताना ना वो यही है, ठीक है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, क्या है समझना, कभी भी रेक्टेंगल आयत का कोई भी सवाल आए और उसके अंदर अगर नाम आ जाए परिमाप का, कि परिमाप 100 है या जो भी है आपको दे रखा हो, आप क्या करोगे याद रखना, ये फालतू का काम मत करना, मतलब ये 100 रखा फिर 2 इधर आ रहा है, इस तरह की फालतू की चीजें मत करना, सीधा सा याद रखना, जब भी कभी आयत का परिमाप दे रखा हो हमेशा उसका आधा करोगे। क्या करोगे, आधा करोगे, और परिमाप का आधा करने से क्या मिलेगा, हमें मिलेगा लंबाई प्लस चौड़ाई, सीधा ये लिखोगे, फालतू का काम नहीं करना है। आई बात समझ में, तो अब ये देखो ये फायदा, ये लिखने का क्या फायदा था जो मैं बोल रहा था, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना करो तो 100 आता है, लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल करो तो 100 आता है, अगर मैं डबल करूं ही नहीं तो फिर वो 50 ही रह जाएगा। तो ये है कि लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी हो गई 50। आई बात समझ में, तो ये छोटी सी चीज है जो बहुत सारे जानते हैं, कोई बड़ा नहीं बताया मैंने, लेकिन फिर भी बहुत फर्क पड़ेगा हमारे सवाल में, तो याद रखें ये काम। डन, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, डायगोनल विकर्ण, कि इसका विकर्ण का फॉर्मूला क्या है, कहां से आया, और ये आपको मैं यहां पर स्टार लगा के बता दूं, अक्सर एग्जाम में, मोस्टली एग्जाम में क्या होता है, इससे जुड़ा हुआ कहीं न कहीं कोई सवाल आता ही रहता है, इससे जुड़ा हुआ, डायरेक्ट आए जरूरी नहीं है लेकिन कहीं न कहीं जुड़ा हुआ सवाल मिल ही जाता है, तो ये है डायगोनल। अब डायगोनल क्या होता है वहां से शुरू करता हूं मैं, तो यहां से है रेक्टेंगल, ठीक है, ये रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल डायगोनल क्या हुआ, डायगोनल मतलब ये वाला, ये हो गया विकर्ण, हमें इसका आंसर निकालना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक तो इस टॉपिक में एरिया का टॉपिक, मुझे सबसे मस्त लगता है एरिया का टॉपिक, भाई अलग से दिमाग नहीं लगाना पड़ता, सब कुछ इसके अंदर ही होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे का फॉर्मूले याद नहीं करते हैं, और अगर फॉर्मूले याद नहीं करेंगे तो टॉपिक आगे बढ़ेगा नहीं, और अगर फॉर्मूले याद नहीं हो रहे तो फिर सीखो कि फॉर्मूले आए कहां से। तो देखो जैसे ये अभी है, तो यहां पर क्या दे रखा है, हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है यहां से ये विकर्ण कितना है, तो एक काम कर रहा हूं मैं, देखो अभी जो आयत है ना, अभी क्या कर रहा हूं यहां से देखना, अभी मैं यहां से कुछ डिजाइन जो है, ये डिजाइन हटा दी मैंने, ठीक है, अब ये डिजाइन हटा दी, ये देखो अब आपके सामने जो डिजाइन है वो कौन सी है, अच्छा आयत का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो यहां पर भी 90 डिग्री होगा। अब आप ये डिजाइन देखो, ये डिजाइन कौन सी वाली है, तो ये डिजाइन है कौन सी, ट्राइंगल, त्रिभुज है, और ट्राइंगल में भी कौन सा, तो यहां 90 डिग्री है, मतलब ये हुआ कौन सा, समकोण, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल है। और अब आते हैं कि इसको क्या बोलते हैं ट्राइंगल में, तो इसको हम बोलते हैं बेस, आधार, क्या बोलते हैं, बेस आधार, और इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लंब,
ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया। और ये क्या है, ये है कर्ण हाइपोटेनियस, तो ये है कर्ण हाइपोटेनियस। तो यहां से ये है बेस, ठीक है, बी, ये परपेंडिकुलर का पी, और हाइपोटेनियस कर्ण का ये एच। ये हो गया इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए, ठीक है। अब आते हैं, ये लंब आधार कर्ण जो आपको दिख रहा है, इसका किसी ने फॉर्मूला दिया था। कौन था वो व्यक्ति? पाइथागोरस। तो पाइथागोरस ने क्या रिलेशन दिया था? तो पाइथागोरस ने बोला था कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है, अच्छा सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? सबसे बड़ा कोण। तो कोण जो है त्रिभुज के तीनों कोणों का टोटल, जो तीनों एंगल है, उन तीनों एंगल का टोटल होता है 190, और 190 में से ये अकेला कितना है? ये अकेला है 90। तो इसका मतलब बाकी जो दो बचे वो दोनों मिलाकर 90 है, ये अकेला 90 और ये दोनों मिलाकर 90 है। तो सबसे बड़ा एंगल ये हुआ। सबसे बड़े एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है, सबसे बड़े कोण के सामने जो भुजा होती है, वो सबसे बड़ी भुजा होती है। इसलिए कर्ण भुजा इन दोनों से हमेशा बड़ी होती है। ये बेस और लंब जो है परपेंडिकुलर, ये आधार और लंब बराबर हो सकते हैं, ये दोनों बराबर हो सकते हैं, लेकिन ये कभी इनके बराबर नहीं होता है। कर्ण जो है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अब यहां से पाइथागोरस ने क्या रिलेशन दिया था? पाइथागोरस ने बोला था कर्ण स्क्वायर जो है वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। हाइपोटेनस स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर लंब स्क्वायर के बराबर होता है। आई बात सुने, लेकिन हमें तो सिर्फ कर्ण निकालना है, तो हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर नहीं चाहिए तो स्क्वायर हटा दो। अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाता हूं तो यहां से क्या होगा? अगर किसी भी संख्या से आप स्क्वायर हटाते हो तो इसका मतलब है सामने क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो अगर मैं इसका स्क्वायर हटाऊं तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, ये इस तरह से रूट लग गया। तो यहां से वापस वही सेम इसका भी स्क्वायर हटा देते हैं, तो यहां से अगर मैं इसका स्क्वायर हटाऊं तो यहां से हो जाएगा इसका रूट आ जाएगा। तो यहां से ये लग गया, इसके ऊपर रूट लग गया। आई बात समझे? अब एक मस्त चीज समझना, ठीक है। अब क्या हो रहा है? अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक लाइन लेके आ रहा हूं, ये वाली, ठीक है। यहां से लाइन ले रहा हूं और इधर से ये लाइन वापस लेके आ रहा हूं, ये वाली। अब एक बात बताओ, इस लाइन को अभी ये जो है, ये लाइन जो मैं बना रहा हूं, इस लाइन को बनाने से इसको कोई फर्क पड़ा है क्या? जो कर्ण था, क्या ये कोई छोटा या बड़ा हुआ है क्या? मैंने इन लाइन को, यहां से ये लाइन मिलाई, क्या इसको कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। क्या ये छोटी या बड़ी हुई? नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये है कि इसको हम कर्ण आधार और लंब बोल रहे थे ना, तो इसको जैसे ये डिजाइन रेक्टेंगल के अंदर आती है, जैसे ये आयत के अंदर आती है, सिर्फ और सिर्फ नाम बदल जाएंगे, सिर्फ नाम बदल जाएंगे। मतलब घर पे आपको वो क्या बोलते हैं, घर पे आपको जो है चुन्नू मुन्नू पुन्नू जो भी बोलते हो, स्कूल में लेकिन नाम दूसरा लिखवा देंगे वो। तो इसका मतलब है घर पे भले कुछ भी बोलते हो, स्कूल में जाने पर नाम चेंज हो जाता है। तो यहां पर है कि जब हम रेक्टेंगल पढ़ेंगे तो रेक्टेंगल में यहां पर नाम इसका क्या कर दिया है? लंबाई। इसका नाम क्या कर दिया है? चौड़ाई, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? विकर्ण, डायगोनल। जबकि यहां क्या बोल रहे थे? हाइपोटेनस। वो की वही डिजाइन है, लंबाई सब वही है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है। तो भाई हम जो फॉर्मूला हमने यूज किया है पाइथागोरस वाला, उसमें भी नाम चेंज कर लो बस, तो हमारे विकर्ण का फॉर्मूला आ जाएगा। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या हुआ? तो विकर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर लंबाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब चौड़ाई स्क्वायर। ये हो गया आपका फॉर्मूला। कर्ण की जगह विकर्ण नाम आ गया, आधार की जगह लंबाई नाम आ गया, और लंब की जगह चौड़ाई नाम आ गया। हो गया ये विकर्ण का फॉर्मूला। तो अगर कभी फॉर्मूले भूलो तो मैं फॉर्मूले बनाना सिखा रहा हूं आपको, ठीक है। अब आता है सबसे मजेदार पॉइंट, ये स्टार इसलिए लगाएं। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि यहां से पाइथागोरस ने जो सेट दिए थे ना लंब आधार कर्ण के, कैसे भी करके आपको याद करना है। मैं हमेशा किसी भी भर्ती में पढ़ाता हूं, मैं हमेशा कहता हूं लंब आधार कर्ण के सेट याद कर लो, पाइथागोरस के सेट याद कर लो। मैं कह रहा हूं 100% आपका काम पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग, जिनके रीजनिंग सिलेबस में होती है, रीजनिंग के दिशा का टॉपिक जो होता है ना, उसमें भी काम आएंगे। अभी ये 3D में वापस काम आएंगे। तो 3D का टॉपिक जब पढ़ोगे, बेलन शंकु गोलान वो जो होते हैं, सिलेंडर कोण स्फीयर, वहां पर भी आएंगे। और टॉपिक में तो वैसे भी बहुत बार आएंगे, तो इसलिए एक बार जम के याद कर लो। और जो पहली बार मेरे से पढ़ रहा होगा अगर ऐप पे, पहले यूट्यूब पे अगर नहीं पढ़ा हो कहीं पर, तो उसे लगेगा कि ये कैसे याद करें। वरना मेरे से पढ़ने वाले सब जानते हैं कि मैं हमेशा बोलता हूं याद करो, और याद हो जाते हैं। तो अब आते हैं कि वो कौन से हैं। तो यहां से सबसे पहले मैं लिखता हूं, यहां से लंबाई, अच्छा लंबाई, जैसे ये लंब आधार कर्ण लिख देता हूं। चलो देखो, लंब आधार और कर्ण,
पाइथागोरस ने दिए हैं तो पाइथागोरस के हिसाब से नाम लिख देते हैं। तो ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, और यहां से ये है आपका हाइपोटेनस कर्ण। ठीक है, दूसरा देखो, यहां से ये भी हो सकता है और ये यहां पर भी हो सकता है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। भले आप आधार को आगे लिखो या लंब को पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता है? क्योंकि देखो, अगर मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं, इसका स्क्वायर करके अगर प्लस करता हूं, तो भाई मैं इसको आगे लिखूं ना इसको पीछे लिख दूं, तो प्लस में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए यहां से ये दोनों आगे पीछे लिखा जा सकता है, लेकिन कर्ण अपनी जगह फिक्स रहेगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर है, ये है अगर 3, ये है अगर 4, तो यहां पर हो जाएगा 5। मतलब गिनती याद रखो 3 4 5। अगर 3 और 4 कभी भी लंब और आधार हुआ तो उसका कर्ण हमेशा 5 आएगा। 3 और 4 लंब आधार हो तो उसका कर्ण हमेशा 5 ही आएगा। 3 का स्क्वायर करके देखो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना हुआ? 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो 3 4 लंब आधार हो तो उसका कर्ण 5 ही आएगा। क्लियर? उसके बाद देखो, अगर आपको पाइथागोरस का एक भी सेट याद हो तो उस सेट से आप चाहो जितना और सेट बना सकते हो। मतलब अगर मुझे ये सेट याद है तो मैं इसी सेट को 2 से गुणा करवा दूं, 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो आगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे पूरे सेट से, तो जो नई संख्या आएगी वो ऑलरेडी लंबादार कर्ण का सेट ही होगा। तो उसमें हमें अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे देखो, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, ये हो गया। 6 और 8 कभी भी लंबादार दिखे उसका कर्ण हमेशा 10 ही आएगा। क्लियर? और देखो, और चाहो तो कि इसको 3 से गुणा करा दो। अगर मैं इसको 3 से गुणा कराऊं तो 3 3 जा 9, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 3 15, 9 और 12 लंबादार होगा तो उसका कर्ण 15 आएगा। और मैं कहूं तो देखो, यहां 3 की टेबल 3 का पहाड़ा लिखो, पास में 4 का पहाड़ा लिखो, उधर 5 का पहाड़ा लिखते जाओ। जितना लिखते जाओगे वो लंबादार कर्ण के सेट ही होंगे। तो कहने का मतलब है, अगर आपको एक भी सेट पता है, उसको आप चाहे जिस संख्या से गुणा करो, आगे चाहे जिस संख्या से गुणा करो, आपको मिलने वाले लंबादार कर्ण के सेट ही मिलेंगे। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखो, अब आते हैं। चलो ये तो एक सेट की बात हो गई। पाइथागोरस ने और क्या क्या सेट बनाए थे, तो और सेट की बात करें तो एक सेट है 5 12 13। अगर 5 और 12 लंबादार हो तो उसका कर्ण कितना आएगा? 13 आएगा। ठीक है, और मैंने क्या बोला है? एक भी सेट याद हो उसको आप चाहे जिससे गुणा कराओ, नए सेट आप चाहे जितने बना सकते हो। एक और ट्राई कर लेते हो, जैसे इसका डबल करूं अगर मैं, तो डबल करने पर 10 आया, फिर 12 का 24 आया, 13 का 26 आया, ऐसे। मतलब मानो कि आप किसी सवाल में कर रहे हो, उस सवाल में विकर्ण का नाम 26 आया, जो डायगोनल है, विकर्ण 26 आया, तो आपके दिमाग में यहां पर ये सेट याद होंगे ना, तो आपका दिमाग तुरंत काम करेगा। और ये 26 तो किसी न किसी से जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ मतलब यहां से मल्टीप्लाई, जुड़ा हुआ मतलब सिर्फ मल्टीप्लाई। आप देखो 26 13 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 13 का ये डबल है। तो अगर आपको याद आ जाए कि 26 जो है वो डायगोनल में सेट हो सकता है डबल करने से, तो बाकी जो 2 साइड है इनको भी डबल कर लेना, तो ये हो जाएगा लंबादार कर्ण का सेट। कि 10 और 24 अगर लंबादार हुआ तो उसका कर्ण 26 26 आएगा। ठीक है, अगर सोचो मैं कहूं विकर्ण 39 है, अगर डायगोनल 39 है तो 39 हमारा 3 का गुणा करने से बन जाएगा। तो 13 3 जा 39, 3 का गुणा। तो अगर इसको 3 का गुणा से विकर्ण बनता है तो इसको भी 3 से गुणा हो जाएगा और 5 को भी 3 से गुणा हो जाएगा। आई बात समझ में? एक ही सेट से हम चाहे जितने सेट बना सकते हैं। चलो और सेट देखते हैं, पाइथागोरस वाले सेट। और सेट कौन से हैं? तो और सेट देखो, 8 15 17। अच्छा, मैं वही सेट लूंगा जो आपके एग्जाम में काम आते हैं, सबसे ज्यादा काम आ जाते हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो 3 4 5 1, 6 8 10, 9 12 15, 5 12 13, ये बहुत काम आता है। ठीक है, इसको मैं नहीं ले रहा हूं। 5 12 13 के बाद सीधा 8 15 17, 8 15 17, फिर आता है 7 24 25। ठीक है, फिर आता है 20 21 29, फिर आता है यहां से 9 40 41। और फिर अगर कभी कोई सेम हो जाए, तो मान लो ये भी 5 ना, अगर ये भी 5, अगर दोनों सेम हो जाए कोई भी नंबर, तो वो नंबर तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में यहां √2 और लग जाएगा, चाहे नंबर कोई भी हो। अगर यहां पर 8 है तो ये 8 है, तो वहां पर भी कर्ण में 8 आएगा, लेकिन पीछे √2 लग जाएगा। तो कहने का मतलब, यहां से मैं एग्जांपल बता दूं इसका एग्जांपल कुछ ऐसा मानो यहां से, क्योंकि अगर लंबाई चौड़ाई सेम हुई तो वो एक स्क्वायर बन जाएगा। ये 5 और ये भी अगर 5 है, तो इसका जो डायगोनल आएगा विकर्ण, वो क्या होगा? 5 तो रहेगा ही, साथ में पीछे √2 और लग जाएगा। ठीक है, ये आयत और वर्ग सब कुछ तैयार हो रहा है आपका। ठीक है, और बेसिक जो अच्छे से सीख रहा है उसके लिए बेड़ा पार है, ध्यान ना। तो बेसिक का जरूर ध्यान रखें। दिख तो रहा है सबको यहां तक नीचे?
चलो तो देखो यहां से, ये है आपको लंबादार कर्ण के सेट हैं, इसको आप यहां से अच्छे से लिख कर रट्टा मार लेना, ये बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, 3 4 5 6 8 10 9 12 15 5 12 13 और उसका डबल करो तो 10 24 26, अगर डबल करो तो। ठीक है, उसके बाद यहां कंफ्यूजन कहां होगा, 5 12 13 8 15 17, ये सॉरी 9 12 15 और 5 12 13, कुछ लोग ये 12 12 के चक्कर में कंफ्यूज और हो जाते हैं, तो ध्यान रखें। फिर आया कौन, 8 15 17, 7 24 25, 20 21 29, 9 40 41, 5 5 5 रूट 2, डन। अब आपको मैं बता दूं, यहां पर देखो ये जो सेट दिख रहा है ना आपको 7 24 25 और ये 20 21 29, ये दो सेट ऐसे हैं जो आगे जाके आप 3D में जब टॉपिक पढ़ोगे वो पढ़ेंगे आप कोण शंकु, शंकु, ठीक है, कोण, वहां पर आपको ये दो सेट ऐसे हैं जो वहां वापस काम आएंगे, इसलिए कह रहा हूं याद कर लेना। और ये दो ऐसे सेट हैं शंकु कोण में जिसमें पॉइंट में आंसर नहीं आता है, वरना बाकी कोई भी रेडियस ले लोगे वहां पर तो वहां पॉइंट में आंसर आएगा, तो आगे जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा डायगोनल विकर्ण। आई बात समझ में, ये है एक एक फॉर्मूला देख लो, आपको मैं ऐसा बता रहा हूं। चलो ये थे 3 सबसे मेन वही थे। अब आते हैं यहां से आगे, अब आता है जैसे कहीं के पत्थरों की संख्या बताओ, टाइल्स की संख्या बताओ कि कितनी टाइल्स लगाई जाएगी। तो ऐसा समझो हमारा जो घर है, घर पे जैसे मान लो ये फर्श है, ठीक है, जैसे घर है, अब घर पे जो फर्श है, ये मान लो घर का फर्श है, इस घर पे फर्श पे हमें पत्थर लगवाने हैं, टाइल्स लगवानी है, जो भी लगवाना चाहो। अगर मुझे पत्थर लगवाना है तो एक पत्थर इस साइज का है, तो कितने पत्थर आएंगे। तो क्या होता है, जो हमारे ठेकेदार या कारीगर जो काम करते हैं वो क्या बोलता है कि भाई साहब सबसे पहले तो मैं ये चेक करूं कि आपके कितनी जगह पे पत्थर लगवाने हैं, तो सबसे पहले तो ये चेक करो कितने एरिया में पत्थर लगवाने हैं, तो वो भी लोग एरिया ही बोलते हैं। तो एरिया का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल, कि कितने एरिया में लगवाने हैं। और उसके बाद आप जो एक एक पत्थर लेके आ रहे हो, ये एक एक पत्थर जो है वो कितनी जगह घेरेगा, तो एक एक पत्थर कितनी जगह घेरेगा। जब भी कोई चीज आप जमीन पे रखो और वहां की जगह अगर वो घेरता है, तो घेरने को हम सिर्फ घेरता मतलब सिर्फ क्षेत्रफल, मैं ऊपर के हाइट की बात नहीं कर रहा हूं, अभी हम सिर्फ 2D पढ़ रहे हैं, 3D नहीं पढ़ रहे हैं। तो वो जमीन पे जो जगह गिर रहा है, सिर्फ जमीन पे जितनी जगह गिर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, एरिया, क्षेत्रफल। तो जो टाइल्स हम लगाते हैं या पत्थर जो लगाते हैं घर पे, अब टाइल्स और पत्थर का जमीन फर्श पे लगाएंगे, तो फर्श की जितनी जगह वो गिर रहा है वो उसका क्या हुआ, क्षेत्रफल हो गया। तो इसका मतलब एक टाइल्स जितनी जगह गिर रही है वो उस एक टाइल्स का क्या हो गया, क्षेत्रफल। तो हम आंसर कैसे निकालेंगे कि भाई पूरी जगह कितनी है और एक टाइल कितनी जगह घेर रही है। तो इसको सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं जो अपने आगे सब टॉपिक में काम आएगा, मैं इसके अकेले के लिए नहीं लिख रहा हूं, सबके लिए। तो क्या लिख रहा हूं, बड़े भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, बड़े भाग का क्षेत्रफल, जहां आपको टाइल्स लगवानी है उसका एरिया ऊपर रहेगा, जहां आपको टाइल्स लगवानी है उसका एरिया ऊपर रहेगा, क्लियर। और नीचे रहेगा यहां पर छोटे भाग का क्षेत्रफल। तो छोटा भाग मतलब छोटे भाग का क्षेत्रफल बोले तो कौन, जो चीज आप लगा रहे हो उसका एरिया नीचे रहेगा। अब जो चीज लगा रहे हो इसका मतलब क्या लगा रहे हो आप, जैसे यहां से आप लगा रहे हो अगर टाइल, तो एक टाइल का क्षेत्रफल, सबका नहीं, सिर्फ एक टाइल। अगर पत्थर लगा रहे हो तो सिर्फ एक पत्थर का क्षेत्रफल, कि भाई वो एक चीज कितनी जगह घेर रही है। तो यहां पर बड़े भाग का क्षेत्रफल ऊपर और छोटे भाग का क्षेत्रफल नीचे। आगे सब टॉपिक में ये फॉर्मूला काम आएगा। तो यहां पर हमें क्या निकालनी है, संख्या, तब की बात है कि कितनी संख्या होगी उसका आंसर निकालने का तरीका। डन। नेक्स्ट देखो यहां पर क्या लिखा है, एक आयत है, आयत के चारों ओर बाहर या अंदर की तरफ अगर W चौड़ाई का रास्ता निकाला गया हो तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है। अब जो आप देख रहे हो ना, ये एक तरह से सवाल है, ये आपको मैं समझा रहा हूं फॉर्मूला, लेकिन देखा जाए तो एक तरह से सवाल पूरा हो जाएगा आपका यहाँ पे। लेकिन मैं पूरा ये है कि पूरे के पूरे आपको फॉर्मूले एक ही बार में समझा रहा हूं, आगे सिर्फ सवाल ही करने रहे, नई चीजें बीच में आई नहीं कोई, ठीक है। अब देखो जैसे मैं आपको बताऊं, यूं समझो ये अपना एक खेत है, तो ये है खेत, और खेत की जो साइज है, मान लो खेत की साइज है 50x40, ये 50x40 का खेत है। इस खेत के चारों ओर, तो इस खेत के चारों ओर, ये चारों ओर अंदर की तरफ से, खेत के चारों ओर अंदर की तरफ से 2-2 फीट का रास्ता निकाला है। तो ये 2-2 फीट का रास्ता निकाला है। अब आपसे ये पूछ रहा है बताओ इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा।
तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? तो भाई पूरा जो बड़ा वाला आयत है उस बड़े वाले आयत को निकाल दो, उसका क्षेत्रफल निकाल दो, और जो अंदर वाला आयत है, अंदर जो आयत आपको दिख रहा है उसके क्षेत्रफल निकाल दो। तो बड़े वाले का आयत का क्षेत्रफल अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल को क्या कर दो? माइनस कर दो। हो गया हमारा रास्ता, रास्ता आ जाएगा। तो इसका मतलब बड़े वाले का क्षेत्रफल माइनस बीच वाले आयत का क्षेत्रफल कर दो। इससे हमें क्या पता चल जाएगा? हमारे रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर बात? अब आता है पॉइंट कि कैसे करें। अंदर वाले की लंबाई चौड़ाई कितनी है जरा निकालना। तो देखो आपको पूछता हूं, एक बार अपने माइंड में सोचो कितनी है। यहां से यहां तक है पूरा 50, तो अंदर वाला कितना है? तो रास्ता कितना? 2-2 फीट का है। तो अंदर वाली लंबाई जो है, अंदर वाला जो आयत है ये दिख रहा है आपको, इसकी लंबाई कितनी है? 48। क्या आपके दिमाग में 48 तो नहीं आया? अगर आया है तो ध्यान रखो, फिर अगर नहीं आया है तो बहुत अच्छी बात है। भाई यहां से यहां तक 50 है, तो इधर वाला 2 छूटेगा, तो इधर वाला भी तो 2 छूटेगा, तो 2 और 2 4 छूटेगा। तो अगर आपके दिमाग में 46 आया है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया 46। अब यहां से की बात करें, टोटल है 40। 40 में ये 2 ऊपर का ना 2 नीचे का, कितना छूट गया? 4 फीट। तो 4 फीट ये छूट गया, इसका मतलब 40 में से 4 गया, तो यहां कितना है? 36। तो अब है कि पूरे बड़े का क्षेत्रफल ले लो और उसमें से अंदर वाला जो है उसका माइनस कर दो क्षेत्रफल, तो रास्ता रास्ता बच जाएगा। एक तरीका तो ये जो बेसिक तरीका है ये। अब मैं आपको एक दूसरा नया तरीका और बताता हूं, एक जुगाड़। अब वो जुगाड़ क्या है? वो जुगाड़ देखो, तो सबसे पहले मैं ये संख्या हटा देता हूं यहां से सारी, ठीक है। तो एक बार संख्या हटा देते हैं, फिर देखते हैं जुगाड़ क्या है। तो देखो यहां से ये मिलाते हैं वापस, ये हो गया। अब जुगाड़ कुछ ऐसा है, ये समझो पूरी लंबाई है, यहां से यहां तक पूरी लंबाई, और यहां से यहां तक ये क्या है? चौड़ाई। और रास्ता जो है वो क्या है? विड्थ। डब्ल्यू जो लिखा वो विड्थ के हिसाब से लिखा है कि डब्ल्यू चौड़ाई का रास्ता निकाला जाए, ये रास्ता निकाला जाए, ठीक है। अब लंबाई के अंदर रास्ता कितनी बार आ रहा है आपका? लंबाई के अंदर रास्ता एक इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो लंबाई में कितनी बार? 2 बार। और चौड़ाई में भी रास्ता कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। अगर इस तरह के रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप एक तरीका और लगा सकते हो, और वो जुगाड़ ऐसा है कि जो क्रिकेट के फैन हैं उन्हें ध्यान रहेगा। जब पैर पे बॉल लगती है तो हम उसके क्या बोलते हैं? पैर पे बॉल लगने पर जब आउट होते हैं तो कौन सा आउट बोलते हैं? एलबीडब्ल्यू। तो बस वो याद रखना, एल फिर बी और डब्ल्यू, एलबीडब्ल्यू। पैर पे बॉल लगी, एलबीडब्ल्यू की अपील हुई, एलबीडब्ल्यू अपील की और उससे आउट दे दिया, मतलब विकेट, ठीक है। तो एल बी डब्ल्यू, बाहर क्या आएगा? डब्ल्यू। अभी एलबीडब्ल्यू क्या है? तो एल का मतलब आप सब जानते हो, एल का मतलब क्या हो गया? लंबाई से। बी का मतलब क्या हो गया? चौड़ाई से, ठीक है, आयत की लंबाई और चौड़ाई। और डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ? रास्ते की चौड़ाई। तो डब्ल्यू का मतलब यहां पर क्या है? रास्ते की चौड़ाई है ये, ठीक है। विड्थ ऑफ रोड, जो रोड है उस रास्ते की चौड़ाई है डब्ल्यू, ठीक है। अब क्या करना है? यहां पर हमेशा लगेगा प्लस, जो एल और बी है उनके बीच में हमेशा प्लस ही लगाना है। और अब आता है यहां पर प्लस और माइनस दोनों लगेंगे। अब ये प्लस माइनस क्यों लगेंगे? तो बात को समझो। अगर मान लो आपकी जगह ये वाली है, ठीक है, बाहर जो दिख रहा है ये आपकी जगह है, आपका खेत है। अब खेत के आपने अंदर से रोड निकाल दिए, तो खेत के अंदर से अगर आपने रोड निकाली है तो आपका जो खेत है, जो काम वाला खेत है, अब वो काम वाला खेत जो है वो तो अंदर अंदर ही रहा। तो जो काम आएगा, जहां घास उगाई जाएगी, वो तो ये अंदर वाला रहा। इसका मतलब आपकी जगह तो कम पड़ गई। तो जगह कम पड़ गई, तो रोड जब अंदर की तरफ से निकलते हो, रोड जब अंदर की तरफ से जाते हैं, तो हम यहां पर चिन्ह कौन सा लेंगे? माइनस, कि भाई हमारी जगह कम पड़ रही है। और अगर मान लो आपका खेत ये वाला है, या आपका घर है, प्लॉट है, आपका प्लॉट ये वाला है, और घर के बाहर आप आराम से वहां पर घर के बाहर 2-2 फीट जो है लंबी दूर करके अपनी बालकनी बना रहे हो, वहां पे घर के 2-2 फीट दूर से, कि हमारे गमले रहेंगे, हमारी गाड़ियां खड़ी रहेगी, हमारी जगह है। तो घर के चारों और 2-2 फीट अगर आपने जगह ले ली है, तो इसका मतलब है आपकी जगह इतनी सी थी, आपने बाहर भी कब्जा कर लिया है। तो बाहर कब्जा कर लिया मतलब अपनी जगह बढ़ा दी आपने, तो जगह बढ़ा दी, इसका मतलब ये होगा प्लस। तो जब रास्ता बाहर से जा रहा होगा, रास्ता बाहर से जा रहा होगा तो हम प्लस लगाएंगे, और अगर हमारा प्लॉट ये है और रास्ता अंदर से जा रहा होगा तो हम क्या लगाएंगे? माइनस। और रास्ता देखो लंबाई में भी 2 बार है, इधर भी है ना इधर भी है, और चौड़ाई में भी 2 बार है, इधर भी है इधर भी है, इसलिए हम डब्ल्यू के साथ लगाएंगे 2। तो यहां पर 2 बार अपील, तो यहां पर 2 बार आउट, ठीक है। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर ये करना चाहो तो ठीक है, नहीं करना चाहो तो भी कोई मेरी तरफ से फोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़े वाले का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले का क्षेत्रफल करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। लेकिन इसमें यह है सीधा लिखो एल प्लस बी प्लस माइनस 2w, और बाहर भी 2w, इससे आ जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। आई बात सुने? जैसे मैं आप बताता हूं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहां लिखा था ये 50 है,
ये है 40 और रास्ता कितना था, 2-2 फीट का था। अब मुझे निकालना रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, तो यहां क्या करना है, जो रास्ता है W उसको लिख दो, L और B लंबाई है 50, चौड़ाई है 40 और रास्ता कहां से जा रहा है, अंदर से, तो वापस 2 इंटू W ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अब 2 इंटू 2 4, 50 40 कितना हुआ 90, 90 में से कितना घटा दो 4, तो 90 में से 4, तो 90 में से 4 कितना हुआ 86 और 86 का यहां से मल्टीप्लाई करो तो 4 और 32 ये 34, ये हो गया यहां से, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, फीट है तो फीट स्क्वायर, हो गया रास्ते का क्षेत्रफल। तो ये है इसका आंसर, ऐसे निकाला जाता है। तो देखा जाए तो क्या है, एक सवाल हमने पूरा किया है और नहीं देखा जाए तो हमने फॉर्मूला ही किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट और देखो, और है यहां से क्या लिखा है, आयत के बीचों बीच दोनों भुजाओं के पैरेलल समांतर, दोनों भुजाओं के पैरेलल समांतर का क्या मतलब है, तो यहां से ऐसा समझो, ये आपका आयत है, यहां से ये है इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल ये, और जो यहां से L है ये लंबाई, इसके पैरेलल ये वाला रास्ता निकाला है। तो कितने रास्ते निकाल दिए जाएं, 2, यहां से पैरेलल रास्ते निकाल दिए जाएं, लंबाई और चौड़ाई दोनों के पैरेलल समांतर अगर रास्ते निकाले जाएं, तो मान लो ये वापस मैं ले लेता हूं, ये 50 फीट है, ये वाला 40 फीट है और रास्ता 2-2 फीट का निकाला हुआ है। अब बताओ रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अगर रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर बेसिक निकालना है तो बेसिक वाला तरीका क्या होगा कि एक बार आप इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल दो जो लंबाई वाला है, एक बार आप खड़ा जो रास्ता है एक बार उसका क्षेत्रफल निकाल दो इस वाले का। ठीक है, तो यहां से यहां तक लंबाई कितनी हुई 50, चौड़ाई कितनी हुई 2, इस वाले में देखो यहां से यहां तक कितना है 40 और ये कितना है 2, तो 50 इंटू 2 कितना आया 100 आया। ठीक है, और 40 इंटू 2 कितना आया, ये 80 आया, मतलब इस रास्ते का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये 100 हो गया, और इस रास्ते का क्षेत्रफल मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई ये 80 हो गया, और दोनों को जोड़े तो कितना हुआ 180 हुआ। तो क्या रास्ते का क्षेत्रफल 180 है, नहीं है, क्यों, क्योंकि एक बीच में ये गड़बड़ और है, ये जो बीच में आपको ब्लॉक दिख रहा है, ये ब्लॉक देखो इधर भी काउंट हो रहा है इधर भी आ रहा है, ये ब्लॉक दोनों रोड में आ रहा है, दोनों रास्ते के बीच में आ रहा है, तो ये वाला ब्लॉक दोनों रास्ते के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब उसको हमें एक बार गिनना है, 2 बार रहा है, एक बार वापस हटाना पड़ेगा। तो ये रास्ता कितना हुआ, ये है 2 और इधर भी कितना है 2, मतलब 2/2 हटाना पड़ेगा, और 2/2 अगर हटाना है तो 2/2 का मतलब मुझे 4 हटाना पड़ेगा, तो 4 अगर इसमें से मैं हटाता हूं तो इसका आंसर कितना आएगा 176, मतलब रास्ते का क्षेत्रफल कितना हुआ 176 है। ये है आपका बेसिक तरीका। अगर मैं आपको कहूं कि यहां से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो तो कैसे, अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था ना उसी से लेके चलता हूं। ये देखो रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल अभी हमने कौन सा लिया था, पैर पे जो बॉल लगती है, पैर पे बॉल लगती है उसको क्या बोलते हैं LBW, तो यहां से आप क्या लगाओगे L फिर B और W, ये LBW आउट, LBW अगर अपील की है तो ये आउट मतलब बाहर विकेट। ठीक है, फिर L और B के बीच में हमेशा प्लस ही आएगा। अब यहां पर आप सोचो कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, बताओ आप कि ये प्लस होना चाहिए कि माइनस होना चाहिए। तो बात समझो, प्लस हम कब लगा रहे थे जब रास्ता बाहर से जा रहा हो, और माइनस कब लगाते हैं जब रास्ता अंदर से जा रहा हो। अभी ये रास्ते कहां से जा रहे हैं, अंदर से जा रहे हैं, तो अगर रास्ते अंदर से जा रहे हैं तो इसका मतलब हमें यहां जो लगाना है वो हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक है, और यहां पर 2 लगाएंगे या नहीं लगाएंगे W के साथ, तो 2 नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि लंबाई के साथ जो है, ये लंबाई जो है, इस लंबाई के साथ क्या लंबाई में 2, जैसे हम बता दो, देखो ये जो है ना इसमें देखो 2 बार रास्ता आ रहा था, यहां पर इस लंबाई में इधर भी रास्ता इधर भी रास्ता 2 बार आ रहा था, चौड़ाई में देखो चौड़ाई में भी 2 बार आ रहा है, लेकिन अभी जो है इसमें लंबाई में रास्ता कितनी बार आ रहा है, 1 बार, चौड़ाई में भी कितनी बार आ रहा है, 1 बार, इसका मतलब यहां पर सिर्फ W ही रहेगा, 2 नहीं आएगा। क्लियर। अब सेकंड देखो क्या लिखा है, सेकंड एक और लिखा है, रास्तों के अलावा बचे भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो एरिया ऑफ द पार्ट रिमेनिंग अदर देन द पाथ, तो पाथ के अलावा जो बचा भाग है उसका क्षेत्रफल, मतलब ये समझो किसका, ये देखो एक ये हिस्सा, दूसरा ये, या फिर मैं ये वाला ये एरिया, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ऐसे कितने टुकड़े और रह गए, 4 टुकड़े, ये देखो रास्ते के अलावा, ये रास्ते के अलावा 4 टुकड़े हैं, अब इनका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालें, या तो किसी एक का टुकड़ा निकाल के 4 से यहां पर गुणा कर लो, किसी एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकाल के 4 से गुणा कर दो, एक तरीका। दूसरा तरीका है कि भाई पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल दो पहले, ठीक है, पूरे आयत का क्षेत्रफल निकालो और फिर क्या करो, रास्ते का क्षेत्रफल निकाल दो। तो पहले पूरे आयत का क्षेत्रफल निकालो, फिर रास्ते का क्षेत्रफल निकालो, और आयत के क्षेत्रफल में से रास्ते को क्षेत्रफल हटा दो, तो बाकी जो बचा हुआ उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये कुछ लंबा हो जाएगा फालतू का, हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं। तो देखो शॉर्ट में कैसे, यूं समझो ये खेत है,
ठीक है, ये खेत है। इस खेत में क्या हो रहा है, यहां से यहां पर ये रास्ता है एक, और इधर से ये रास्ता है। तो मान लो एक खेत में ये रास्ते निकल रहे हैं। अब वो खेत वाला किसान बोलता है कि भाई साहब मुझे अब एक खेत के मेरे तो 4 टुकड़े हो गए, मतलब मुझे यहां से यहां जाने के लिए भी हाईवे क्रॉस करना पड़ रहा है। तो मुझे ऐसे मत करो, मेरे जो रास्ते हैं भले आप मेरे खेत में से निकालो, लेकिन थोड़ा सा साइड में कर दो कम से कम, ताकि मुझे खेत में आराम से जा तो सकूं मैं। ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है कि वो आपके लिए रोड हटा देगा, लेकिन एक बात समझ रहे हैं कि अगर ये रोड इसके खेत में से ही जाए, मतलब जगह जितनी घेर रहे हैं उतना ही घेरे, लेकिन थोड़ा सा साइड में हो जाए, तो कैसा हो सकता है। तो देखो यहां से क्या है, अगर साइड में करें तो कैसा हो सकता है, तो समझो यहां से अगर ये सेलेक्ट हो जाए, भाई सेलेक्ट होगा नहीं, यहां से नहीं, ये भी नहीं, तो यहां से ये सब, ये भी सेलेक्ट नहीं हो रहा, पता नहीं। हाँ हुआ हुआ, चलो यहां से एक एक हो रहा है, तो छोड़ो फिर, एक एक नहीं, पूरा समझाता हूं आपको मैं क्या है। देखो देखो ऐसा समझो कि जो रोड यहां बीच में जा रहा है, इस रोड को पकड़ के हम इधर साइड में ले आए, तो जो रोड जा रहा है यहीं से तो उसके खेत में से ही जाए, लेकिन उसको साइड में लेते हैं इधर। जो रोड बीचों बीच से जा रहा है उस रोड को कर देते हैं ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ताकि जाए खेत में से ही लेकिन साइड में से जाए। तो ये चारों टुकड़े यहां पर देखो इकट्ठे हो गए, तो ये चारों के चारों टुकड़े एक जगह इकट्ठे हो गए, तो इससे हमारा जो बचा भाग है वो एक जगह इकट्ठा हो गया सारा। तो इसका मतलब सवाल में हमें यह निकालना है कि इस एरिया का क्षेत्रफल कितना है, वो इन चारों टुकड़े के बराबर ही होगा। अब आप समझो यहां से यहां तक टोटल जो है वो टोटल क्या है, एल लंबाई है, और रास्ते की चौड़ाई को हमने क्या नाम दिया है, डब्ल्यू। ये रास्ते की चौड़ाई है, इधर भी रास्ते की चौड़ाई क्या है, डब्ल्यू, और यहां से यहां तक पूरा नाम क्या है, ये बी है। तो इसका मतलब है कि मुझे अगर इसका आंसर निकालना है, इसका क्षेत्रफल, तो इसकी लंबाई कितनी हुई, तो यहां से यहां तक पूरा एल है, तो सिर्फ इतना सा क्या हुआ, तो ये हो जाएगा एल माइनस डब्ल्यू, क्योंकि W हटा दो, ये तो W हटा दोगे तो बचेगा कितना, L माइनस डब्ल्यू, और ये कितना बचेगा, तो भाई पूरा है B, और ये चौड़ाई हटा दो तो ये कितना बचेगा, B माइनस डब्ल्यू। तो इसका मतलब ये एक आपका आयत हो गया, और इसका क्षेत्रफल जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहां से L माइनस डब्ल्यू और B माइनस डब्ल्यू। अगर आप ये करोगे तो रास्ते के अलावा बचे भाग का क्षेत्रफल डायरेक्ट आ जाएगा। मतलब ये है कि मैं कहूं ये खेत कितना है, देखो यहां से करके बताता हूं, ये पूरा खेत देखो लंबाई कितनी है 50, तो 50 में से रास्ता हटाओ, 50 में से रास्ता 2, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 40, 40 में से रास्ता हटाओ 2, ठीक है, तो 50 में से 2 गया 48, 40 में से 2 गया 38, 8 8 जा 64, हासिल कितना हुआ 6, 8 3 24, तो 8 3 24 और 8 चौक 32, तो ये हो गया 32, कितना हो गया 62, 62 का 6 वापस हासिल, और 4 3 12, 12 और 6, 12 और 6 हो गया 18, ये हो गया रास्ते का क्षेत्रफल 1824। ठीक है, अब सॉरी, रास्ते के अलावा बचे भाग का क्षेत्रफल। अब आप चाहो कि इधर से पूरा निकालते तो 50 इंटू 40 करते पूरे का, तो आता 2000। रास्ते का क्षेत्रफल ये रहा आपका 176 है, तो पूरा है 2000, उसमें से रास्ते का क्षेत्रफल 176 माइनस करोगे तो यहां से कितना आएगा 1800, ये और ऊपर का ये 24 हो गया 1824। लेकिन यहां पर दो काम करना पड़ा, पहले आज का क्षेत्रफल निकालना पड़ा, फिर रास्ते का क्षेत्रफल निकालना पड़ा, फिर उसको माइनस करना पड़ा, जबकि यहां पर हमारा काम डायरेक्ट हो गया। तो ये आपके सवाल हैं, आप फॉर्मूले मत समझ बैठना, ये एक तरह से आपके सवाल भी हो रहे हैं। आई बात समझ, ये है रास्ते के क्षेत्रफल। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लिखा है, आयत की भुजाओं में अगर कुछ प्रतिशत परिवर्तन करने पर उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आयत की जो भुजाएं हैं, लंबाई और चौड़ाई एल और बी, अगर उसमें कुछ परसेंटेज में, ठीक है, परसेंटेज में अगर कुछ बदलाव कर दें तो क्षेत्रफल पर प्रभाव। ये परसेंटेज का जब टॉपिक आपने पढ़ा होगा ना, वहां पर पढ़ाया हुआ है। क्या पढ़ाया हुआ है मैं याद दिलाता हूं। अगर एक व्यक्ति की सैलरी 20% बढ़ जाए, बाद में उसकी सैलरी वापस 20% कम हो जाए, तो बताओ उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ा। एक सिनेमा घर की टिकट दर 20% बढ़ जाए, सॉरी 20% कम हो जाए, और उसके दर्शक 30% बढ़ जाए, तो उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सब फॉर्मूले हमने वहां पढ़े थे, मैं फॉर्मूला याद दिलाता हूं। तो यहां पर है 100 प्लस माइनस ए, दो फॉर्मूले थे, 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस बी अपॉन 100 और माइनस 100।
ठीक है, ये होता है आपका एक फॉर्मूला। यहां पर ए का मतलब क्या रहेगा, आप लंबाई में कितना परिवर्तन कर रहे हो, एल, और दूसरा है बी कि आप चौड़ाई में कितना परिवर्तन कर रहे हो। अगर मान लो 10% लंबाई बढ़ा रहे हो तो 100 + 10, और चौड़ाई 20% घटा रहे हो तो 100 - 20, बढ़ा रहे हो तो प्लस, घटा रहे हो तो माइनस। एक फॉर्मूला और था, +-a +-b +-a/b/100। ठीक है, ए और बी जिसका होगा, मान लो ये प्लस का नहीं माइनस का, तो ये चिन्ह किस पे डिपेंड करता है कि इन दोनों का गुणा क्या आएगा। तो यहां से ये दो फॉर्मूले काम करते हैं। और अभी जितने टॉपिक आप पढ़ोगे, जितने टॉपिक 2D और 3D का सारे 5 और 5 10 टॉपिक, अगर आपके सिलेबस में 10 टॉपिक है, तो अगर आप 10 टॉपिक पढ़ोगे तो क्षेत्रफल पे प्रभाव का फॉर्मूला 10 ही टॉपिक में यही चलेगा। सबके सब में कोई अलग से नया फॉर्मूला नहीं है। क्षेत्रफल पे प्रभाव मतलब सब जगह यही चलेगा। ए और बी की जगह आप दो साइड लिखोगे, जो भी दो साइड है, जिस डायग्राम की बात हो रही है उसकी बात, ठीक है, उसमें ए और बी लिखोगे। और यहां पर मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग में बोला था कि क्षेत्रफल एरिया, एरिया किसी का भी हो, दो साइड का गुणा तो होता ही है, दो साइड का मल्टीप्लाई होता है ना। जैसा आयत है, तो अभी रेक्टेंगल में क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो एक जगह लंबाई एक जगह चौड़ाई आएगा। इसके जस्ट बाद आप पढ़ोगे स्क्वायर, वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा मल्टीप्लाई भुजा, साइड मल्टीप्लाई साइड, तो एक जगह भुजा, दूसरी जगह वापस लिखोगे भुजा, आप दो बार लिखना है। यहां भुजा लिख रहे हो तो यहां पर भी भुजा लिखोगे। मतलब अगर मैं कहूं कि 10% भुजा बढ़ा दी जाए, तो 10% यहां बढ़ाओगे, 10% यहां पर भी बढ़ाओगे, दोनों जगह सेम बढ़ाओगे, लेकिन बढ़ाओगे दो जगह पे। ठीक है, तो सब जगह यही फॉर्मूला रहेगा। चलो आगे, लास्ट फॉर्मूला है आपका ये वाला। ठीक है, तो लास्ट फॉर्मूला है कि आयत की अगर एक भुजा में कुछ मैं चेंजेस कर दूं, लेकिन मेरा क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, मैं यहां से एक भुजा बढ़ा दूं चाहे घटा दूं, लेकिन एरिया घटना या बढ़ना नहीं चाहिए, तो ये ऐसा कैसे पॉसिबल है फिर। तो समझो एक बात को, मान लो ये है, यहां से एक आयत है, ठीक है, ये 50/20 का एक आयत है, तो यहां से 1000 स्क्वायर फीट हो गया, या एक प्लॉट ही मान लो, चलो एक प्लॉट है, 50/20 का प्लॉट है तो 1000 स्क्वायर फीट है। अब मैं ये कहूं कि यहां से जो प्लॉट है, इस प्लॉट की लंबाई कम कर दो, 40 कर दो, लंबाई कम करो 40 करो, लेकिन मेरा एरिया उतना ही रहना चाहिए। भले ही लंबाई कम हो जाए लेकिन मेरे एरिया उतना ही रहना चाहिए। वो कहते हैं ना, रस्सी जल जाए लेकिन बल नहीं जाना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि यहां से लंबाई कम हो जाए लेकिन एरिया अभी भी वही रहना चाहिए। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा एक ही तरीके में पॉसिबल है कि फिर आप क्या करो, ये चौड़ाई को बढ़ाओ। ये चौड़ाई है, अगर वो बढ़ेगी तो जाके 1000 स्क्वायर फीट एरिया बनेगा। तो 20 की जगह फिर ये चौड़ाई 25 करनी पड़ेगी, तो वापस 1000 स्क्वायर फीट हो जाएगा। तो ये वाला सवाल भी आपने परसेंटेज टॉपिक में पढ़ा है, मैं याद दिलाता हूं कौन सा है। शक्कर के भाव में 20% वृद्धि हो जाने पर भी, अभी भी शक्कर के भाव में 20% वृद्धि हो जाने पर अगर खर्चा अपरिवर्तित रहे, याद आया, वापस बोल रहा हूं, शक्कर के भाव में 20% वृद्धि हो जाने पर अब कितने प्रतिशत शक्कर कम मिलेगी अगर शक्कर पे खर्च पहले जितना ही रहे। याद आया, वहां पर होता था खर्च फिक्स रहे, यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, क्षेत्रफल फिक्स रहे। अभी जस्ट इससे पहले क्या देखा है, क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और अभी हम क्या देख रहे हैं, क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो इसके लिए दो फॉर्मूले हुआ करते थे, वो फॉर्मूले याद दिला देता हूं, वो फॉर्मूले क्या थे। तो देखो मैं लिखवा देता हूं। अगर आपको यहां दिया है कि एक भुजा अगर कमी कर रहा है, तो मैं लिख देता हूं, अगर कमी परसेंट दे रखी हो, अगर कमी परसेंट दे रखी हो, तो आप क्या करोगे, सीधा लिखोगे कितने परसेंट कमी है, कमी अपॉन 100 माइनस कमी परसेंट, और मल्टीप्लाई कर दो 100। ये आंसर ऑटोमेटिक किसका आ जाएगा, आपके वृद्धि का आ जाएगा। ठीक है, जो दे रखा है बस वो लिखना आपको। अगर कमी दे रखी है तो कमी का फॉर्मूला लिखो, वृद्धि का आंसर तो वैसे आ जाएगा। ठीक है, सेकंड, अगर सेकंड यहां से कि आपको वृद्धि परसेंट दे रखा हो, तो अगर आपको वृद्धि परसेंट दे रखा हो, तो वृद्धि परसेंट दे रखा हो, तो आप सीधा फॉर्मूला यूज करोगे वृद्धि वाला। तो यहां से सीधा वृद्धि वाला, वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि, क्योंकि आप बढ़ा रहे हो तो प्लस होगा, और मल्टीप्लाई करो 100। इससे आंसर जो है वो आ जाएगा आपका कमी का, कि कितने परसेंट चीजें कम करनी चाहिए। तो वृद्धि है तो कमी पूछेगा ना, कमी है तो वृद्धि पूछेगा। ये है आपका यहां से सवाल, मतलब सवाल क्या, फॉर्मूले। ठीक है, अब आप आगे देखोगे तो ये देखो, यहां से है एक बेसिक, अच्छा एक और लास्ट बेसिक और है, फिर हमारा ये देखो सवाल शुरू हो जाता है। तो यहां से सवाल शुरू होते हैं, एक लास्ट बेसिक और क्या है, चलो एक और बता देता हूं। तो फिलहाल ये देख लो, ये फॉर्मूला क्लियर है सबको,
ठीक है। अब लास्ट में 9, तो देखो यहां से देखते देखते हम 9 फॉर्मूले आपको पढ़ा दिए, मतलब पूरा आयत का टॉपिक, इन फॉर्मूले के अलावा कोई फॉर्मूला बीच में नहीं आएगा, सब कुछ यहां पर बेसिक करा दिया है और आगे के सब टॉपिक का भी करा दिया है। वर्ग के सारे फॉर्मूले हो चुके हैं, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई का नाम बदल देंगे अपन, लंबाई का नाम भी कर देंगे भुजा और चौड़ाई का नाम भी कर देंगे भुजा साइड, तो ये सारे फॉर्मूले वर्ग के हो जाएंगे। उसके बाद पत्थर की संख्या, टाइल की संख्या सब में काम आएगा, क्षेत्रफल पे प्रभाव सब में काम आएगा, मतलब हमने आगे के सारे टॉपिक की नींव बना दी है। अब एक लास्ट चीज और है, वो समझो ये क्या है। ये यहां पर थोड़ा सा बेसिक काम आएगा, तब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा दूं। देखो क्या है, यूं समझो दो लड़के हैं ए और बी, तो ए और बी दो लड़के हैं, ठीक है। या फिर यूं समझो घर पे काम करने वाले दो मजदूर है ए और बी, और उन दोनों को 500 रुपए देने हैं। ए और बी दो मजदूर है और उनको 500 रुपए देने हैं, ठीक है। लेकिन ए कह रहा है कि भाई साहब मुझे 100 रुपए ज्यादा देना, ठीक है, मैं मेन कारीगर हूं, ये मेरा हेल्पर है, तो मुझे 100 रुपए ज्यादा देना, वो ये बोल रहा है। अब आप बताओ रियल लाइफ में कैसे दोगे, गणित में मत घुसना, क्योंकि जो लोग मैथ्स में घुसेंगे ना वो क्या सोचेंगे, मानना है कि इसको x है ना, इसको x प्लस 100 करोगे, ये ऐसे मत करो। जो चीज बेसिक से हो रही है बेसिक से ही करो। मतलब अगर मैं कहूं कि ये कह रहा है कि मुझे 100 रुपए ज्यादा देना, तो हम रियल लाइफ में क्या करेंगे कि ठीक है भाई ये तेरे 100 रुपए पकड़, ते 100 रुपए तेरे पकड़, लेकिन जाएंगे कहां से, जाएंगे तो 500 में से ही। तो 500 में से हमने 100 इसको दे दिया, अब कितने बचे 400। अब जो 400 बचे उस 400 का क्या करेंगे, 400 का हम करेंगे आधा आधा और दोनों को दे देंगे। तो 400 का आधा आधा दोनों को दे दो, तो 400 का आधा 200 और इसको गया 200। अब देखो हो गया ऑटोमेटिक 100 का अंतर, ये हो गया 100 का अंतर। लेकिन मैथ्स में अंतर कभी अंतर के नाम से आता ही नहीं है। मैथ्स में अंतर शब्द, मेरा भाई मुझसे 5 वर्ष बड़ा है, मतलब मेरे भाई की आयु और मेरी आयु में 5 साल का अंतर है, तो वर्ड ऐसे आते हैं आपको समझने पड़ेंगे। मेरा भाई मुझसे 5 साल छोटा है, ठीक है, या फिर वो संख्या उससे अधिक है, अधिक और बोले तो ज्यादा है, ठीक है, या वो संख्या उससे कम है, कम होना, ज्यादा होना, अधिक होना, बड़ा होना, छोटा होना, ये सब मैथ्स में किसको बताते हैं, डिफरेंस को बताते हैं। तो आप इस तरह से इसको डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल और देखो, अगर मैं कहूं मम्मी और पापा, माता और पिता दोनों मिलाकर मान लो 84 वर्ष के, ठीक है, 84 वर्ष के, और अगर पिताजी जो हैं वो पिताजी 6 साल बड़े हो, अगर पिताजी मम्मी से 6 साल बड़े हो, तो बताओ माँ कितने साल के और पिताजी कितने साल के। तो ऐसे में भी हम क्या करेंगे, माना कि मम्मी की आयु है x, मत करो, ठीक है, बेसिक समझो। मम्मी और पापा को 84 रुपए देने हैं, ठीक है, 84 रुपए देने। पापा क्या कह रहे हैं, मुझे 6 रुपए ज्यादा देना, ठीक है, तो मुझे 6 रुपए ज्यादा देना, तो पापा को दे दो 6 रुपए, लेकिन दोगे किस में से, 84 में से दोगे, तो 84 में से 6 रुपए इनको दे दो। अब कितना बचा 78, 78 रुपए। अब जो 78 रुपए बचे उसको हम दोनों को आधा आधा करेंगे, तो 78 का हाफ 39 और 78 का हाफ 39, मतलब मम्मी 39 ईयर की है और पापा यहां से कितना हुआ 39 और 6 45, 45 साल के पापा है। ये हो गया दोनों की आयु। एक तरीका ये, एक और तरीका है, अगर कभी भी इस तरह का सवाल हो कि जब आपको दोनों का टोटल पता है और डिफरेंस पता है, तो बड़ी संख्या निकालने का एक और जुगाड़ होता है कि जो आपको टोटल दे रखा दोनों का योग और जो आपको अंतर दे रखा ना उसको जोड़ के आधा कर दो, इससे बड़ी संख्या आ जाती है। और अगर आप टोटल जो है योग, उस योग में से अगर आप अंतर घटाओ, अंतर जो दे रखा उसको घटा के आधा करो, तो इससे छोटी संख्या आ जाती है। मतलब कैसे, यहां से जैसे इसकी बात करता हूं मैं, देखो ए और बी दोनों का टोटल कितना है 500, ए जो है वो बी से 100 रुपए ज्यादा मांग रहा है, तो इन दोनों के बीच में 100 रुपए का क्या हुआ, अंतर हुआ। तो अगर मुझे पता करना कि ज्यादा पैसे जिसको मिले उसको कितने मिले, तो योग है 500 और अंतर है 100, अगर मैं जोड़ के आधा करूं तो बड़ी संख्या का आंसर आ जाएगा, 500 प्लस 100 600, 600 का आधा 300, ये आंसर आ गया। और अगर मुझे छोटी संख्या निकालनी है तो योग में से अंतर माइनस कर लो, मतलब 500 माइनस 100 कितना हुआ 400, 400 का आधा 200 हो गया ये। जैसे मम्मी पापा की आयु देखो 84 ये है न 6 ये, अगर इनको प्लस करो 84 और 6 प्लस करो 90 और 90 का कर दो आधा, तो 90 का आधा कितना हुआ 45, ये हो गया पापा की आयु। अगर मैं 84 में से 6 माइनस करो 78 और 78 का हाफ करो 39,
इसका मतलब है दोनों तरफ से काम करेगा। अब मैंने अभी क्यों सिखाया आपको ये, यहां क्या काम आ रहा हमारा इनका, यहां हमारा काम आएगा जब हम सवाल पढ़ेंगे कि लंबाई प्लस चौड़ाई दोनों मिलकर 24 मीटर है और जो लंबाई है वो 2 मीटर अधिक है, तो लंबाई कितनी है ना, चौड़ाई कितनी है, तो उसका मैंने बेसिक पढ़ा दिया आपको कि ये फालतू में एक्स मत करना वहां पर, कि माना कि चौड़ाई एक्स है, इस तरह से मत कर देना, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, लंबाई ज्यादा है 2, तो 24 रुपए देने हैं लंबाई और चौड़ाई को मिलाकर, तो 2 रुपए में इसको पहले पकड़ा देता हूं, ये 2 रुपए पकड़। अब 24 में से 2 रुपए गए, बचे कितने 22, 22 का आधा आधा 11 तू पकड़ ना, 11 तू पकड़, लंबाई हो गई 13 ना, चौड़ाई हो गई 11, सवाल खत्म। आई बात समझ में, ऐसे समझते हैं फॉर्मूले, ऐसे बनते हैं फॉर्मूले। ये था आयत के सारे फॉर्मूले, ठीक है। और अब शुरुआत जो करूंगा मैं सवाल की, ये एक एक टाइप अलग अलग पढ़ूंगा। आपने क्षेत्रफल क्या पता ऐसे टाइप वाइज पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मैं पूरे क्षेत्रफल भी टाइप वाइज पढ़ूंगा आपको। मतलब परिमाप से संबंधित सवाल बिल्कुल सेपरेट, जिसमें सिर्फ परिमाप परिमाप के नाम आएंगे, फिर क्षेत्रफल से संबंधित बिल्कुल अलग, फिर विकर्ण से संबंधित अलग, और फिर लास्ट में मिक्स खिचड़ी बनाएंगे। तो ऐसे इससे ये रहेगा कि सेपरेट सेपरेट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा ये सवाल ऐसा होता था क्या, ठीक है। तो ये था आयत के फॉर्मूले कैसे बनते हैं। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।